बहुत मामूली घटना है, लेकिन इसका असर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंप्लीकेशन है उस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए, और खासतौर से उनको ज्यादा आनी चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक हदीस, कुरान, शरिया की बातें करते हैं। उनको डूब मरना चाहिए। 1957 में आपके राज्य में स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी, महामारी फैल गई। उस वक्त के वजीर आला जनाब बख्शी मोहम्मद गुलाम मीर साहब ने अपने कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा, पठानकोट और अमृतसर, और कहा कि कोई कम्युनिटी है हिंदुओं में जो शायद ये सफाई का काम करती है, आप उनसे राब्ता कायम करें, उनको लाएं, और यहां किसी तरीके से आकर के हम उनको नौकरी भी देंगे, नागरिकता भी देंगे। वो दोनों कैबिनेट के मंत्री गए, और उस 57 का दौर जब देश नया नया आजाद हुआ था, 200 वाल्मीकि लोगों को पठानकोट और अमृतसर से लाया गया, और उस वक्त के ईमानदार महान नेता बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि आप हमारे राज्य की सफाई करें, हम आपको नौकरी भी देंगे और यहां की नागरिकता भी देंगे। 57 में किस वाल्मीकि को, किस दलित को इस बात की चिंता थी कि उसको कोई नागरिकता मिलने वाली है? न किसी को यह अंदाजा था कि नागरिकता भी मिलती होगी या नागरिकता भी कोई चीज होगी। उन लोगों ने सफाई का काम किया। 2 महीने के बाद शेख साहब ने जितनी गंदगी की थी वो साफ हो गई, क्योंकि शेख साहब तो करते हैं और उसके अलावा तो कुछ करते नहीं। आज भी वो यही हाल है। उन लोगों की गिनती आज की डेट में 2.5 लाख है। 5 पीढ़ी निकल गई उनकी। मुझे इस बात के लिए शायद इतना दुख नहीं है कि उनको नागरिकता नहीं मिली। नागरिकता तो आपने 7.5 लाख लोगों को भी नहीं दी। मेरी तकलीफ का कारण है, इस देश की चुप्पी पे मुझे जो तकलीफ है वो सिर्फ इतनी भर है कि बख्शी साहब ने जो उनसे वादा किया वो तो पूरा नहीं किया। लेकिन 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, तो संविधान में जो कुछ आपको करना था वो तो किया आपने। बहुत सारे एंटी इंडिया काम किए, ठीक है भाई, लेकिन आपने 57 में जिन लोगों को बुलाया था उसी वक्त आपने संविधान कश्मीर का कश्मीर में लागू किया। लेकिन आपके अंदर की नफरत और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शेख साहब का इतना जबरदस्त था कि आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। वो इसमें मौजूद है। और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या कहा गया कि ये जो लोग यहां आए हैं वाल्मीकि, आप उनका भोलापन देखिए। ये 57 में आए हैं, लिहाजा 54 में आर्टिकल 35A की वजह से हम इनको नागरिकता नहीं दे सकते। ये भी गुनाह उनका माफ करने लायक लगता है मुझे। लेकिन उन्होंने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो बात कही है वो ये है कि ये 200 लोग जो आए हैं यहां रहें, यहां पढ़ें, इनके बच्चे इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बने, कोई भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कहता है वो पूरी दुनिया के किसी संविधान में और किसी भी सभ्यता में मैंने ऐसा लफ्ज नहीं देखा। लेकिन भारत में, आजाद भारत में, जहां की अदलिया कोर्ट जो है बहुत ही प्रोएक्टिव है, छोटी छोटी बात पर इस देश का कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले लेता है। इस देश में कहीं गलती से किसी दलित के साथ कोई जरा सी बात हो जाती है, पूरा देश खड़ा हो जाता है, संसद रोने लगती है, प्राइम मिनिस्टर सफाई देने लगता है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कहता है कि ये जो दलित आए हैं ये जम्मू कश्मीर में रहें, इनके बच्चे पढ़ें, इनके बच्चे हों, उनके बच्चे हों, उनके बच्चे हों, जितनी भी जनरेशन आएंगी जम्मू कश्मीर राज इनको भंगी की नौकरी देगा, इसके अलावा कोई दूसरी नौकरी नहीं देगा। यह आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पास करके इस संविधान में लिखा गया, लेकिन इस देश को किसी ने नहीं बताया, किसी बड़े दलित लीडर ने नहीं बताया आपको। प्रकाश अंबेडकर से लेके मायावती से लेके हजारों लोग दलितों पे रोते हैं, लेकिन ये इतनी सी बात नहीं बताई कि एक संविधान में आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके ये जघन्य अपराध किया, इस देश के किसी लीडर ने नहीं बताई।
किसी पार्टी ने नहीं बताई, किसी संगठन ने नहीं बताया। वो आज भी दलित हैं, आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं, और आज भी इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से एक लड़की, उसी परिवार की, उसी समाज की, सीमा गिल जिसका नाम है, वो पढ़ने के लिए बॉम्बे आ गई। उसने यहां से डॉक्टरी की। जब वो वापस गई और उसको ये पता भी नहीं था कि उसके पूर्वजों के साथ में क्या समझौता हुआ है, क्या संविधान में लिखा है, उसको अंदाजा नहीं था। नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, 22-23 साल की। जब वो यहां से पढ़ के गई आपके शहर मुंबई से, जब वापस पहुंची तो उसने नौकरी मांगी तो पता चला कि उससे कहा कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है कि नहीं। तब उसको पता चला कि मैं इस राज्य की सिटीजन ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर में उस समाज में कई बच्चियां मैनेजमेंट की प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य उनसे कहता है कि सिर्फ तुम हमारी गंदगी उठाने के लिए हो। अगर तुम्हें कहीं और नौकरी करनी तो दूसरे राज्य में मिलेगी, भारत इस राज्य में नहीं मिलेगी। यह बात अलग है कि उस समय शब्द भंगी लिखा गया, तब वो अनपार्लियामेंट्री नहीं था, अब अनपार्लियामेंट्री हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में ये जो गलतफहमी है इस देश में कि वहां कोई खास किस्म की प्रजाति रहती है जो पत्थर मारने के बाद भी मासूम होती है, जिनको बेरोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, वो इस देश की फौज को मार देते हैं। पूरे देश की जीडीपी में 0.1% उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में मीट के कंजम्पशन में वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। कौन सा काम करते हैं, कौन सा रोजगार करते हैं, ये आज तक हमको पता नहीं चला। इस देश के 20 कानून वहां लागू नहीं होते, और जम्मू कश्मीर को आप 80,000 करोड़ रुपया दें, आप 1 लाख करोड़ रुपया दें, और ये देते रहे। ये तो आप दे रहे हैं पिछले 70 साल से। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या बदला है? जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। यह अजीब इस देश का मिजाज है कि हमारे यहां कोई एक बुरा आदमी निकल जाए हमारे घर में तो लोग उससे रिश्ता नहीं करते, उससे मिलने से कतराते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अजीब मिसाल है कि शेख अब्दुल्ला साहब, जिनकी सबसे ज्यादा नजदीकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से थी, बहुत उन्होंने दोस्ती निभाई, अपनी पार्टी के खिलाफ भी चले गए, संविधान के खिलाफ भी चले गए, लेकिन देश को आज तक यह नहीं पता चला कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने देश को, अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को सलाखों के पीछे देशद्रोह में बंद करना पड़ा। यह बात अलग है कि जिस पे गद्दारी का मुकदमा चला और पॉलिटिकल प्रेशर के तहत छोड़ा गया, लीगली नहीं छोड़ा गया उनको, उनका बेटा उस राज्य में मुख्यमंत्री